मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं. आणीबाणी म्हणतायत ना. तो अच्छा होगा मुंबई में आपका एक समय मिल जाए. कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि इस देश के लोकतंत्र प्रेमी, जागरूक संगठन, जागरूक नागरिक, जागरूक राजनीतिक दल हर वर्ष आज इस काले दिन का स्मरण करते हैं. कोई ये समझने की गलती न करे कि हमें इस काले कारनामे के माध्यम से भारत के लोकतंत्र के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ये जो काला धब्बा लगा है, उसके माध्यम से इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस समय की सरकार उनकी आलोचना करने के मात्र के लिए हम काला दिन नहीं मनाते हैं. हम देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं. हम स्वयं को भी प्रतिपल संविधान के प्रति समर्पण, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, हर पल अपने आप को सज्ज रखने के लिए भी इसका स्मरण करते हैं. जिसने पराधीनता देखी नहीं है, जिसने पराधीनता के संघर्ष को नहीं देखा है, न जानने का प्रयास किया है, न इतिहास में से खोजने का अवसर निकाला है, उनके सामने अगर आजादी की कितनी ही बातें क्यों करे, वो उस परिस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता है. बुद्धि से समझ तो सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है. और इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, राष्ट्रयाम जागरयाम भयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी. लोकतंत्र की हमारी आस्था को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए. संविधान के प्रति हमारे समर्पण को बार बार हमने कमिट करते रहना चाहिए. ये अपने आप में एक संस्कार है. और इसलिए आज की पीढ़ी में जो 20, 22, 25 साल के नौजवान होंगे, उनको अगर पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, ज्यादा उसको पता नहीं होगा. और खोदा सा अगर पता भी होगा तो टेक्निकली कुछ बातें वो बता पाएगा, उसके भीतर से वो आग प्रकट नहीं होगी. व्यक्ति स्वातंत्र की जो तड़पण होती है वो क्या होती है, प्यासे को पता चलता है कि पानी नहीं है तो वो पल कैसी होती है. व्यक्ति स्वातंत्र भी उसकी तीव्रता
जब उसका अभाव होता है तब अनुभव होती है। और देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। देश के गणमान्य राजनेताओं को सलाखों में बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को भय रहता था, उसे बता दिया, देख तुम्हारा भी नाम मीसा में है, बस पुलिस आने वाली है। एक भय का माहौल उस समय था और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए, उनकी चतुराई देखिए, संविधान का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है। शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को और खास करके इस परिवार को अपनी कुर्सी जाने का संकट महसूस हुआ है, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया है, बोलना शुरू किया है कि देश संकट से गुजर रहा है, देश में भय का माहौल है, देश तबाह हो जाने वाला है और सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। और इसीलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, सुभाष बाबू जैसे महापुरुष आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की इतनी लंबी सुदीर्घ यात्रा, वो कौन सी मानसिकता होगी जिसने सत्ता सुख के लिए अपनी स्वयं की कांग्रेस पार्टी के टुकड़े कर दिए हो। ऐसे लोगों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है। और जिस दिन स्वसुख के लिए स्वयं के दल को तबाह कर दिया गया, उसी दिन संकेत मिल चुके थे कि इनके लिए परंपराएं, मूल्य, देश, लोकतंत्र, संविधान कोई मायने नहीं रखता है। अगर उनके लिए कुछ है तो बाकी सब ठीक है, उनके लिए नहीं है तो बाकी सब बेकार है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मोटा मोटा तो पता होगा कि हाँ भाई आपातकाल में ऐसा हुआ था, बड़े बड़े लोग जेल चले गए थे। इस देश की जुडिशरी को इतना भयभीत कर दिया गया था और जो संविधान के प्रति समर्पित थे उनको मुसीबत झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, और जो परिवार के सुख के लिए समर्पित थे उनके लिए पांचों उंगलियां घी में थी। अगर सही नहीं किया, इस हाईकोर्ट से उस हाईकोर्ट में फेंक दो, ये अनुकूल नहीं है, हटाओ, किसी चौथे, पांचवें, तीसरे जो भी ठीक लगे उसको ले आओ। शायद जुडिशरी पर आज भी हिंदुस्तान में भगवान के बाद न्याय की कोई मान सोचता है तो सर चलो भाई हमारे लिए भगवान है।
उसका डिवैल्यूएशन करना, उसकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाने का पाप सत्ता सुख के मोह में किया गया। एक परिवार के लिए किया गया। और गाने बजाने वाले तो मिल ही जाते हैं। और यही लोग जब न्याय तंत्र में उनके लिए कभी सोचा नहीं था कि इस परिवार के लोगों पर इस देश में कभी चार्ज फ्रेम हो सकता है। करप्शन को लेकर के चार्ज फ्रेम हो सकता है, अदालत में चार्ज फ्रेम हो सकता है और खुद को जमानत पर निकलना पड़ता है। वो कसक उनको छोड़ नहीं रही है कि हम और जमानत पे तो उपाय क्या? टॉप मोस्ट जुडिशरी को इम्पीचमेंट के नाम पे ऐसा डरा दो कि नीचे का एक भी जज सर ऊंचा कर करके ऐसा निर्णय न कर सके। हम पर इम्पीच जमानत वाला मामला आया, देखते हैं ऊपर से ही। और इसलिए पार्लियामेंट में देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का काम, और जो पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी चीजों के लिए उन्होंने सब लिखा है। आपातकाल के दिनों की मानसिकता और वर्तमान कांग्रेस की इम्पीचमेंट मोशन, उस मानसिकता के में कोई अंतर नहीं आया है। इसका जीता जागता सबूत है। और इसलिए देश को अधिक चौकन्ना होने की जरूरत है। वरना मान लीजिए उस समय हो गया, कम से कम सुधरने की दिशा में कदम उठाते, अच्छाई की ओर जाने के लिए कदम उठाते, लेकिन वो करने के बजाय वही रास्ता उनको जमता है, वही रास्ते पे चलना है। अरे ये तो देश है, हम तो नामदार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी अहंकार का परिणाम है। हमारे देश में दुनिया भारत के इलेक्शन कमीशन के प्रति गर्व करती है। इतने चुनाव हुए, इतनी सरकारें आई, इतने इलेक्शन कमीशन बने, हर सरकार के कालखंड में इलेक्शन कमीशन बने हैं। हमारे देश में करीब करीब सभी प्रकार की पार्टियों कभी न कभी सरकार में हिस्सा रही है, लेकिन हर किसी ने राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी एज ए इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का हमेशा गौरवगान किया है। उसको ताकतवर बनाने की दिशा में अपनी अहम भूमिका अदा सबने की है। लेकिन हम जो कभी 400 लेकर के बैठे थे, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही परिवार का राज चलता था, और हम 400 से 44 पे आ गए। अब इलेक्शन कमीशन को देखते हैं। और फिर ईवीएम ऐसा, ईवीएम वैसा, ईवीएम ने किया, ईवीएम वो। कर्नाटक के चुनाव के बाद ईवीएम याद नहीं आया उनको। क्या हमारे देश में इतने परिश्रम से बनी हुई इंस्टीट्यूशंस, इसके प्रति आज का आपका रवैया
क्या उस इमरजेंसी की मानसिकता का प्रतिबिंब है कि नहीं है? क्या मत है आपका? कोई बदलाव आया है क्या? इनके भरोसे देश का संविधान सुरक्षित रह सकता है? इनके भरोसे देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है? इनके भरोसे देश के न्यायपालिका गौरव से काम कर सकती है? उनकी ये मानसिकता ही है। और ये टकराव बात तो सुनाई नहीं देती थी, वो आवाज दब जाती थी। आपने देखा होगा राजीव गांधी के खाते में मीडिया के प्रति उन्होंने कैसा व्यवहार किया, वो इतिहास सब मीडिया वालों को मालूम है। कैसा कानून लाए थे और बाद में क्या हल हुआ, सबको पता है। लेकिन वो इकलौती घटना नहीं थी। आपातकाल में ये जो सारे मीडिया के लोग हम लोगों को डराते हैं ना, हैं दिन रात छोटी बात में भी हमारे बाल नोच लेने की ताकत रखते हैं। उनका उन दिनों में क्या हाल था। बहुत कम लोग थे जो वाणी स्वातंत्र के लिए, अखबार की आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए मैदान में आए थे। बाकी अधिकतम लोगों ने तो जिसको झुकने के लिए कहा वो बिल्कुल साष्टांग करके बैठ गया था। कारण मैं उन लोगों की आलोचना नहीं करता हूं जिनको साष्टांग करना पड़ा या झुकना पड़ा या सरेंडर करना पड़ा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जुल्म की तीव्रता कितनी भयंकर होगी कि जो वाणी स्वातंत्र के लिए जिंदगी खपाने वाला पत्रकार था, उसको भी उस हालत में जीना मुश्किल हो गया और उसको झुकना पड़ा। कितनी भयानकता पैदा की होगी। रामनाथ गोयनका जी जैसे, कुलदीप नायर जैसे, स्टेट्समैन अखबार जैसे, ईरानी जी जैसे लोग वो बहुत परवाह किए बिना मैदान में उतर आए थे। और वे लोग आज भी वैचारिक रूप से कोई हमारे साथ नहीं है। वो आज भी अगर कुलदीप नायर जी को मिलोगे तो हमारी भरपूर आलोचना करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए वो लड़ाई लड़े थे और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। सार्वजनिक जीवन में कुछ मूल्य होते हैं और इसलिए और जो इस प्रकार के नेचर के लोग रहते हैं ना, कितने भयभीत होते हैं जी। कोई मुझे बताए किशोर कुमार का क्या गुना। जानते हैं किशोर कुमार को? जानते हो ना? आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ था? बहुत कम लोगों को पता है। किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे पार्श्व गायक। उस समय कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहां गाने बजाने के लिए आ जाओ। उनको लगा ये भी गाने बजाने में जुड़ गएंगे। उन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे। बस उनका इतना ही गुना था कि देश के रेडियो पर से, उस समय टीवी नया नया शुरू हुआ था, सब जगह पे किशोर कुमार, छुट्टी, एंट्री नहीं मिली। कितना आक्रोश कल्पना कर सकते हैं आप। अरे इतना ही नहीं, उसके बाद लंबे अरसे के बाद एक आंधी फिल्म बनी। ये इतने भयभीत हो गए कि शायद आंधी फिल्म भी उनका जीना मुश्किल कर देगी। उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और ये मैं सब आपातकाल के समय की बात नहीं करता, तो आपातकाल के बाद की बात करता हूं। 10, 15, 20 साल के बाद की बात। ये चीजें मैं इसलिए गिना रहा हूं कि ये सारी चीजें उस मानसिकता का प्रतिबिंब करती है। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र न हो,
उस पार्टी से लोकतंत्र की प्रतिबद्धता कभी कल्पना नहीं कर सकते। फियर ऑफ अननोन ये उनकी स्टाइल रही है। एक समय था जब हम लोग जनसंघ के जमाने में काम करते थे, हमारे लोग, मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये आरएसएस वाले हैं, ये जनसंघ वाले हैं, ये मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे, इनसे बच के चलो, ऐसा भय, फियर ऑफ अननोन ऐसी पैदा करना, इसी में लगे रहते थे। अभी चालू किया है, दलित संकट में है, दलित को मार देंगे, यानी एक ऐसा भय पैदा करना, काल्पनिक भय पैदा करना। और इतना बड़ा देश है, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाए लेकिन उसको भी एक रूप दे करके इस माला को मजबूत करते जाना और दिखाते जाना। देखो, और गाजे बजाने वाले तो उनके पास है ही है। ये जो व्यवस्था को, इस प्रकार का उनका जो भाव है, इन दिनों फिर नया शुरू किया है। जिन्होंने संविधान को एक प्रकार से पूरी तरह कुचल डाला, जिन्होंने लोकतंत्र को कैद खाने में बंद कर दिया, वे आज दुनिया में भय पैदा कर रहे हैं। मोदी है, संविधान खत्म कर देगा। आप में और हमारे में फर्क क्या है? इतिहास गवाह है। आपने इतने साल शासन किया, आपको कभी संविधान दिवस मनाने की न सूझी। हमने पार्लियामेंट में 3 दिन बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल मना करके चर्चा की। हमने भारत की पार्लियामेंट में संविधान दिवस पर चर्चा की और हमने हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेज में संविधान दिवस पर संविधान के मुखपृष्ठ पर जो है उस प्रतिज्ञा के लिए देश के बालकों को प्रेरित करने का काम हमने एक व्यवस्था के विस्तृत किया है। क्योंकि हम मानते हैं विविधता से भरा हुआ देश, 100 से अधिक भाषाएं, 1700 से अधिक बोलियां, अनेक समाज, अनेक संप्रदाय, अनेक परंपराएं, इस देश को चलाना है तो संविधान ही हमारे लिए एक साधन और माध्यम और सशक्त आस्था का केंद्र हो सकता है। उस संविधान के प्रति श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतनी देश के आने वाले रास्ते सरल होने वाले हैं। हमारी कोशिश है संविधान के प्रति श्रद्धा पनपे, हमारी कोशिश है संविधान के प्रति समर्पण भाव और मजबूत होता चले। मुझे बराबर याद है, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। ये गाजे बाजे वाले लोगों को ये चीजें ध्यान नहीं आती है। गुजरात में मुख्यमंत्री था, भारत के संविधान की 60वीं जयंती थी। हमने संविधान का एक बहुत बड़ा 4x4 का एक बहुत बड़ा उसका मॉड्यूल तैयार किया संविधान का, और संविधान के 60 साल के निमित्त हाथी के ऊपर अंबाड़ी में संविधान के उस ग्रंथ को रखा और संविधान की यात्रा निकाली। और मैं उस समय राज्य का मुख्यमंत्री था, मैं उसमें पैदल आगे आगे चल रहा था, पीछे हाथी संविधान को लेकर के चल रहा था। क्योंकि हम हमारे देश की नई पीढ़ी में संविधान एक किताब नहीं, देश के लोकतंत्र को, देश के सामान्य मानवीय के आशा अरमानों को, देश के उज्जवल भविष्य को विकसित करने के लिए, पनपाने के लिए, आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये आज हमारे पास उत्तम से उत्तम एक सहारा है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दिया है। और इसलिए लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, और कभी कभी क्या होता है, अगर बुरा क्या होता है पता नहीं है
अच्छा क्या है उसका अंदाज ही नहीं आता है। जब आज कहेंगे भाई जयप्रकाश नारायण को ऐसे जेल में बंद कर दिया था, उनका गुनाह क्या था? जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपकी पार्लियामेंट मेंबरशिप खत्म हो गई है तो छोड़ दो, नहीं, ये कोर्ट होता कौन है? उन्होंने कहा भाई जब कोर्ट ने कह दिया है कि आपकी पार्लियामेंट सीट पर से आपको पराजित हो जाए, आप छोड़ दीजिए। नहीं, पूरी तरह पार्लियामेंट्री प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया, जो अपनी मर्जी पड़े किया। और इस देश में कांग्रेस के लोगों को कभी अंदाज नहीं था कि भारत के सामान्य मानवी की रगों में लोकतंत्र की महक मिली हुई है, उससे वो अलग नहीं हो सकता। उनको लगता था अखबार बंद है, रेडियो वही गाता है जो वो कहते हैं, अखबार में वही चीज छपती है जो सरकार कहती है। 19 महीने हो गए हैं, लोग सब कुछ सेटल हो गया है, लोगों के दिमाग में भर दिया है, ट्रेन समय पे चलती है, अफसर समय पर आते हैं और दफ्तर बराबर चलता है, सब ऐसा ठूस ठूस करके भर दिया है, जनता ने मान लिया होगा। और इसलिए वो अपनी कोठरी में बैठ करके उनको लगा कि आप चुनाव में जाएंगे तो हम जीत करके फिर से एक बार लोकतंत्र का ठप्पा लगा करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको इंटरनेशनल छवि की चिंता थी। उनको लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें स्वीकृति नहीं मिलेगी, और इसलिए कहने को क्यों न हो एक लोकतंत्र का ठप्पा लगा करके दोबारा बैठना जरूरी है। और इसलिए वो एक ड्रामे के रूप में चुनाव कराने गए, और उनको लगता था नेता लोग तो जेल में हैं, उनको निकाल भी देंगे तो 40-50 दिन में करने के वाले हैं, और ये सब दल बिखरे हुए हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि लोकतंत्र के लिए सभी राजनीतिक दल जो कि जेलों में बंद थे, उन्होंने तय किया छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे, और सब लोग मिलकर के मैदान में आए थे। और मुझे बराबर याद है, मैं उस समय बहुत सक्रिय था। बहुत लोगों का मत था हमने चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। उनको लगता था क्या होगा, इतने कम समय में ये महिला कुछ करने ही नहीं देंगे, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसका मत था कि भारत के सामान्य मानवी की जो सूझबूझ है उसको आप अखबार की सुर्खियों के पढ़ करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और यही हुआ, जब चुनाव आया तो चुपचाप एक रिवॉल्यूशन हो गया, देश में एक रिवॉल्यूशन। मुझे बराबर याद है, मैं आपातकाल में काफी कुछ जिम्मेवारी देखता था, तो एक बार मैं बस से जा रहा था, चुनाव डिक्लेयर हो चुका था, कुल मिलाकर के अरेस्ट वगैरह करने का मामला थोड़ा ठंडा हुआ था। बस में एक अनपढ़ महिला, वृद्ध महिला, वो कंडक्टर के साथ झगड़ा कर रही थी बस में। मैं बड़ा गौर से सुन रहा था, झगड़ा किस बात का था। तो वो वृद्ध मां कंडक्टर को कह रही थी कि मुझे नोट जरा अच्छी दो। कंडक्टर कहता नहीं अच्छी नोट है, क्या खराब है? नहीं, बोले जरा कड़क नोट चाहिए, एकदम जरा नई हो तो दो ना। बोले ये जरा ऐसी हो गई है। अरे बोले चलती है, क्या है मां तुम परेशान करती हो, तुमको किसने समझा दिया कि नई नोट चलती है? नहीं नहीं भाई, बोले मैं जानती हूं नई नोट चलती है, लेकिन आज मेरे गांव में एक जनसभा है, बाबू भाई जसभाई पटेल जाने वाले हैं, मैं ये आजादी की लड़ाई में 1 रुपया डोनेट करना चाहती हूं, मुझे नई नोट चाहिए। ये अपने कानों से जब मैंने सुना, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि लोकतंत्र कभी पराजित नहीं हो सकता है। जिस देश की एक गरीब मां, एक गरीब वृद्ध मां लोकतंत्र के प्रति इतनी समर्पित भाव से जब एक नोट के लिए, और वो भी दान में देने के लिए,
उसी दिन मुझे लगा कि भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। दादा धर्माधिकारी जी ने, गांधीयन थे, बड़े चिंतक थे, उन्होंने विनोबा जी को एक चिट्ठी लिखी थी। आपको मालूम है विनोबा जी का उस समय क्या हुआ था? उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था 15 अगस्त आ रही है, क्योंकि जून महीने में इमरजेंसी आई थी और दादा धर्माधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी कि 15 अगस्त आ रही है, आजादी की 29वीं जयंती मनाने जा रहे हैं कि हम इस 15 अगस्त को गुलामी की पहली सालगिरह मनाने जा रहे हैं, या क्या हम आजादी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, प्रथम पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं? कितना दर्द होगा, कितनी वेदना होगी, इन शब्दों में हम अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए 26 जून किसी राजनीतिक दल को बुरा दिखाने के लिए नहीं, लोकतंत्र की प्रति आस्था को मजबूत करने के लिए हमें कभी इतिहास के इस पृष्ठ को भूलना नहीं चाहिए, भूलने देना नहीं चाहिए। और तभी जाकर के सामान्य मानवीय के हकों की, उसके स्वतंत्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का हमें एहसास होता है। आज जब हमने आनी बानी को आज पुनः स्मरण किया है, गुजरात में उसको कटोकटी कहते हैं, उस आपातकाल, और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती तो लोग कहते हैं अरे भाई वो दिन याद रखो, आपने ये भी किया था। तब मैं दुनिया को कहता हूं ये भी याद रखो कि शासक होने के तो लोकतंत्र पर जुल्म किया था, लेकिन जनता जनार्दन में दम था कि उसने लोकतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया था, अपने आकांक्षा और संकल्प और सामर्थ्य से कर दिया। और इसलिए भारत में कोटि कोटि लोग ऐसे होंगे जो शायद अक्षरज्ञान से वंचित रहे होंगे, लेकिन उनके भीतर जो एक शिक्षा पनपी हुई है, सच और झूठ को समझने का सामर्थ्य है, दूध का दूध, पानी का पानी करने की जो कौशल्य है, भारत के जन सामान्य में है, गांव गांव में है। बोली कोई भी हो, आर्थिक स्थिति कोई भी हो, उम्र का तकाजा कुछ भी हो, वे इन चीजों को करने में सामर्थ्य रखते हैं। और इसी भाव के साथ हम लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बार बार स्मरण करते रहें, संविधान के प्रति हमारे समर्पण को, और संविधान का हमारा मतलब यही है, हमें हमारे देश के आखिरी छोर के व्यक्ति को बराबरी में लाना है। जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनको हमने उसका हक देना। और हमारे तौर तरीके देखिए, अगर हम 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाते तो क्यों? भारत का संविधान भारत की सभी बहनों को समान हक देता है, उसमें भेदभाव क्यों? और इसलिए हम ट्रिपल तलाक की बात लेता है, लेकिन उनकी मानसिकता लोकतंत्र और संविधान के सामने, उनके वोट में इनको आंच ना आ जाए, उनकी कुर्सी की चिंता रहती है। और इसलिए मुसलमान बेटी, हमारी बहन अन्याय झेलती रहे, उनकी गाड़ी चलती रहे, यही उनका खेल चला। हम संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं, हम संविधान के सम्मान के लिए कदम उठाते हैं। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भय फैलाया जा रहा है, वो उन्होंने पुराने सब घटनाओं को देख लीजिए, उन्होंने, इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है, कुछ भी बुरा करने के लिए यही करना। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से 25-26 जून लोकतंत्र के प्रति और अधिक जागरूक होने के लिए
हर बार हमें स्मरण करते रहना चाहिए, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाना चाहिए। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं। आप सबके बीच में आने का मौका मिला और लोकतंत्र, मेरे साथ बोलिए, लोकतंत्र अमर रहे। लोकतंत्र, 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 लोकतंत्र अमर रहे, लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में हम सबको संबोधित करने वाले आए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर बड़ी बातें जो की, उसमें कांग्रेस पर हमला किया और कहा आज भी इमरजेंसी की मानसिकता में है कांग्रेस पार्टी। 400 से 44 सीट पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी इस पार्टी में सुधार नहीं। कर्नाटक चुनाव के बाद ईवीएम की कोई याद नहीं आ रही, जो कि ईवीएम का मुद्दा बनाया जाता रहा है। इमरजेंसी में जिसे झुकने को कहा गया वो साष्टांग हो गया। इमरजेंसी के दौर की बात करते हुए कहा जुल्म की तीव्रता देखी जो कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त लगाया था देश पर। किशोर कुमार के एक गाने तक पर बैन लगा दिया गया। उन्होंने तंज कसा कि सरकार इस हद तक डरी हुई थी लोगों से। किशोर ने गाने से मना कर दिया था। फिल्म आंधी फिल्म पर भी बैन लगा दिया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कहीं बहुत इंदिरा गांधी की कहानी से प्रेरित बताई जा रही थी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। साथ ही पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरएसएस का लगातार डर दिखाया जाता रहा और अब दलितों के संकट में होने का भय फैलाया जा रहा है। कांग्रेस के साथ गाने बजाने वाले आ गए हैं। कांग्रेस पर तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। देश के गणमान्य राजनेताओं को सलाखों में बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को भय रहता था, उसे बता दिया देख तुम्हारा भी नाम मीसा में है, बस पुलिस आने वाली है। एक भय का माहौल उस समय था और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए, उनकी चतुराई देखिए। संविधान का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है। शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है। इस देश में जब जब कांग्रेस पार्टी को और खास करके इस परिवार को